नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्लास आपकी शॉर्ट नोट के तौर पर चलेगी, जिसके माध्यम से मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के आदिकाल के कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, क्लास का जो पीडीएफ है दोस्तों, इस नंबर पर मैसेज करने से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन माना गया है? तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आपका शालिभद्र सूरी हो जाएगा। देखिए, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का पहला कवि माना गया है। इसी तरह से बात करें दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है सरहपा को माना गया है। शिव सिंह के अनुसार जो है पुष्यदंत को माना गया है। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को माना गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुंज को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसका प्रकाशन जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास को प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी? बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके जो है रचनाकार माने जाते हैं और ये एक फ्रेंच भाषा का इतिहास ग्रंथ माना गया है। आगे देखिएगा, अगला है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, किसने कहा है? बताइए, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके संबंध में जो है किसने कहा है कि इसको जो है इतिहास जो ग्रंथ है, इसको कविवृत्त संग्रह की पिटारी से उन्होंने बाहर निकाला? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखिएगा, ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम जो है साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही समाहित किया गया है? तो ये ग्रंथ आपका है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें जो है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को समाहित किया गया है। ये इतिहास ग्रंथ जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। आगे देखिए, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो शीर्षक है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने प्रकाशित किया? देखिए, गारसा दत्तासी का हमने अभी पढ़ा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में इन्होंने किया है। ये फ्रेंच भाषा का है, तो इसका हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका प्रकाशन किया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका ये। और 1953 ईस्वी में कब किया है? तो 1953 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया है इन्होंने, जिसकी भाषा जो है हिंदी में रही है। देखिए, इसका जो शीर्षक है वो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका प्रकाशन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसका प्रकाशन जो है 16 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में? तो 16 खंडों में। और इसका प्रस्ताव जो था दोस्तों वो 18 खंडों का था। 18 खंड। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 18 खंडों का प्रस्ताव था, लेकिन 16 खंडों का प्रकाशन हुआ था। और जो पहला खंड था उसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। बाकी 1984 तक इसके सभी खंडों का प्रकाशन जो है हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। ये अभी तक जो है अधूरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसकी परिभाषा है? तो बालकृष्ण भट्ट का ये कथन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो इसके प्रथम भाग का शीर्षक जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है। हिंदी साहित्य की पीठिका है दोस्तों। और इसका जो प्रथम भाग का प्रकाशन किसने किया था? तो राजबली पांडे ने किया था। किसने? राजबली पांडे ने इसका प्रकाशन किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दूसरा जो भाग था इसका
और दूसरा भाग देखिएगा, दूसरा भाग का जो शीर्षक अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का विकास था। क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो धीरेन्द्र वर्मा ने किया था, धीरेन्द्र वर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह से भाग 3 जिसका जो शीर्षक था आदिकाल था, तो करुणाप्रति जो त्रिवेदी हैं उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। भाग 4 में भक्ति काल था, तो उसका प्रकाशन जो है परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। भाग 5 आपका भी भक्ति काल का ही था। तो ये डिटेल में हम सभी लोग जो है इसको अलग से पढ़ेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसका पहला शीर्षक जो पहला भाग है उसका शीर्षक जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है, और दूसरा जो शीर्षक है वो हिंदी साहित्य का विकास है आपका। आगे देखिएगा, रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधुओं का एक काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित ग्रंथ है। तो मिश्र बंधु विनोद से जो है लिए हैं। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि रीतिकाल कवियों का परिचयात्मक जो विवरण है मैंने मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद से लिया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। किन विद्वानों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है? तो यहाँ पर देखिएगा, पहले जो हैं गारसा दत्तासी, दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी का मैंने बताया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। और शिव सिंह सरोज का जो है शिव सिंह सेंगर का जो है वो है इनका इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। देखिए, हिंदी साहित्य की विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो तेन है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा तेन। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है अपने ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद में। ये भी महत्वपूर्ण है आपका। देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए कितने ग्रंथों का सहारा लिया था? तो यहाँ पर 12 ग्रंथ बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 12 ग्रंथ में कौन कौन से? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव, पृथ्वीराज रासो, जयमैंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, पहेलियाँ, पदावली, ये सभी 12 ग्रंथ थे जिनका सहारा लिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण करने के लिए। अगला देखिएगा, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन है। दोस्तों, जो प्रश्न आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से क्लास आपकी डेली चलेंगी और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी क्लास चलेंगी। तो हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आगे कहा गया है, आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में संज्ञा दी है किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दी है। और सूरदास जो है दोस्तों ग्रंथ है, इसको स्त्री जाति का विशाल काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। देखिए, सर्वप्रथम मुकरियाँ शैली में लिखने वाले कवि कौन है? तो यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएगा आपका। अमीर खुसरो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। खड़ी बोली के काफ़ी प्रसिद्ध कवि भी है, माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले कवि कौन है? तो डॉक्टर वुल्लर यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा। प्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो कबीरदास जी को जो है प्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। ना ही इनके जन्म की सही कोई जानकारी है, ना ही मृत्यु की है, तो इनको प्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी का है। इन्होंने अपनी पुत्री के मरने के बाद में शोक के रूप में जो है सरोज स्मृति की रचना की थी। ये एक शोक गीत के रूप में जो है। देखिए, प्रथम भाग का प्रकाशन इसका 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। आगे देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। और किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है भक्ति का सर्वप्रथम उपयोग देखने को मिलता है। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले जो है सभापति कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है प्रगतिशील लेखक के पहले सभापति के रूप में। देखिए, गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। ये मान्यता किसकी है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की ये मान्यता है। किसने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभाजित किया है? सही उत्तर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? तो यहाँ पर पाली हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है।
और अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण अपभ्रंश को जो है अवहट्ट भाषा कहा गया है। आगे देखिएगा, अवहट्ट भाषा में जो है शिक्षा शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर शिक्षा का प्रयोग जो है किया गया है। देखिए, सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं, तो सिद्ध परंपरा यानी कि सिद्धों की जो संख्या है दोस्तों वो 84 है पूछा जाए तो इसमें जो है 4 जो सिद्ध हैं वो महिलाएं हैं, तो उनका यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो उनमें एक है मणिभद्रा, दूसरी है लक्ष्मीकरा, तीसरी है खनक लापा, चौथी है मेघ लापा। तो ये 4 जो योगिनियाँ हैं जो कि सिद्ध परंपरा की मानी जाती हैं। देखिए, ये सिद्धों में जो है 4 ही हैं, तो इनसे संबंधित पूछा जा सकता है ना। तो 4 महिलाओं के नाम दे देगा, उसमें एक जो रहेंगी वो सिद्ध परंपरा की होंगी, तो इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद आपकी रहती है। सराहपा की रचनाओं का संपादन किसने किया है? बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है सराहपा की रचनाओं का संपादन किया है। तो किसमें किया है? अपने दोहा कोश में किया है। दोहा कोश नाम से इन्होंने किया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इनके अनुसार जो है शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो सराहपा या फिर सराहपा दोनों इनके नाम हैं, तो इनको जो है सिद्ध परंपरा का प्रथम कवि माना गया है। राहुल भद्र भी इनका नाम है दोस्तों, राहुल भद्र। देखिए, सराहपा या फिर सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। सहजयान का प्रवर्तक जो है सराहपा को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो प्राकृत भाषा या हिंदी या फिर अपभ्रंश जो है कहा है। देखिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के नाम से जो है कहा है। आगे देखिएगा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने क्या कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी इनका जो है सरनेम है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? तो सराहपा सराहपाद को इन्होंने जो है माना है पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिए, अपभ्रंश के वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे देखिए, पौमचरिव के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू को जो है पौमचरिव का रचनाकार माना गया है। अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ये कहाँ जो है लिखा गया है? तो पौमचरिव में जो है ये लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पौमचरिव में लिखा गया है। ये किसकी है? तो स्वयंभू की है ये दोस्तों, ये स्वयंभू की है। ठीक है, ये जो पौमचरिव है ये स्वयंभू की है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, कहाँ लिखा है? तो पौमचरिव में जो है लिखा गया है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? देखिए, पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत दोनों इन्हीं के नाम हैं, तो इनको जो है अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों पुष्पदंत की, तो इनके कुछ प्रमुख जो है रचनाएं हैं जो कि महापुराण है, ढयकुमार चरिव है और जसहर चरिव इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखिएगा, आदिकाल के अंतिम चरण के कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाले सर्वप्रथम कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। देखिए, जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, तो देखने वालों की संख्या अधिक है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, तो आप सभी लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी कंटेंट आप लोगों के लिए लाएं तो अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, तभी उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इसी उद्देश्य से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मेरा पड़े तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? देखिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनकी जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार को जो है शिक्षा देना उनका जो है एक उद्देश्य है। राउरबेल कैसी करती है? तो शिलांकित करती है दोस्तों, ये जो है शिलालेख पर लिखित है राउरबेल। और ये एक कैसा है? चंपू काव्य है। चंपू वो काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, तो एक चंपू काव्य है और रोडा कवि की रचना है। देखिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये जो है राउरबेल में ही देखने को मिलता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। ये किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए हैं, तो इनसे संबंधित काफ़ी जो है कथन है, बहुत ही कथन है।
तो मैंने कवर किया था इससे पहले वाली क्लास में, जाकर के देख सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उसमें कुल मैंने 50 से 60 जो कथन है इनके, उन सभी को जो है एक ही पास में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था, तो जाकर के देख सकते हैं। देखिए चारण साहित्य किसे कहते हैं, तो रासो साहित्य को ही चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, तो दामोदर शर्मा जी जो है उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक माने जाते हैं। इसकी रचना जो है 12वीं सदी में हुई है। कब हुई है, तो 12वीं सदी में इसकी रचना हुई है और दामोदर शर्मा का है। और दामोदर शर्मा को हिंदी व्याकरण का जो पहला लेखक माना जाता है। इनको जो है हिंदी व्याकरण का पहला लेखक माना गया है, पहला लेखक। देखिए कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, तो अद्यतन सूरी हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आदिकाल की भाषा कौन है, तो डिंगल पिंगल और अपभ्रंश भाषा जो है आदिकाल की मुख्य भाषा मानी गई है। सिद्धों और नाथों की संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, तो कुल आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने इस क्लास के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आगे इसी तरह की क्लास जो है मैं डालता रहूँगा और आप सभी लोग अपना प्यार और स्नेह उस क्लास पर जो है देते रहेंगे। तो आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।